तो ज़्यादा सोचना और नतीजे पे ना पहुंचना ही अफसरदगी है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स अफसरदगी कहते हैं जी। ना, आप सोच रहे हैं ज़्यादा, हाँ। लेकिन उसका हल कोई निकल नहीं आ रहा है, निकल- सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा है। और दूसरे है कि आपको फ्यूचर से जो है ना बिल्कुल अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत हाँ। आपको पैदा हो जाती है। तो सर ये बताइए कि रिलेशनशिप में भी जो है आइसोलेट होना बहुत लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। अगर देखा जाए इसकी तफसीलात में जाए तो बड़ी तफसील है इसकी, यानी साइकोलॉजिकल कई किस्म की बीमारियाँ होती जी। हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जी। जिसमें इंसान जो है ना किसी से मिलना पसंद नहीं करता। हाँ। वही खां हों जो आपके सपोर्टर हों, हमदर्द हों, उनसे आप खुल के डिस्कस कीजिए, जी। तो इसका ज़रूर सोल्यूशन निकलता है और आपको मेंटली तौर पे सुकून भी होता है। आप हमेशा इत्मीनान मुतमईन रहिए, तो आप में कोई डिप्रेशन आने का सवाल ही पैदा नहीं जी होता। तो इतनी बड़ी बात हमको कुरान शरीफ से हमारे मज़हब में दी गई है, इस्लाम में। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर शख्सियत साज मोहम्मद सिद्दीक सर। नाज़रीन, आप जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की है। लास्ट हमारा जो प्रोग्राम था वो ऑप्टिमिज़म और पेसिमिज़म के तहत था। उसमें उन्होंने वादा किया था कि अगला जो हम प्रोग्राम पेश करेंगे वो ज़हनी तनाव को लेकर, तनाव के वजूहात क्या हैं, अलामतें क्या हैं, हद उम्र क्या होती है, इसमें किस मौजू को लेकर, किस बात को लेकर तनाव पैदा होता है, उस बारे में आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर सिद्दीक सर से। सर ये बताइए कि हमने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो है बच्चों की रहनुमाई भी की है, तो लास्ट सीज़न में हमने कहा था कि तनाव पे जो हम बात करेंगे या डिप्रेशन पे बात करेंगे, तो इसकी अलामतें क्या हैं और वजूहात क्या हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फिर से एक बार हाजिर खिदमत है आप हमारे पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमिज़म पेसिमिज़म, यानी पॉजिटिव निगेटिव थिंकिंग के बारे में। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, और ख़ास तौर पे मैं जब पेसिमिज़म की बात करता हूँ तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो ये है कि डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन भी एक वजह होती है। तो हम चलते हैं, आइए डिप्रेशन पे बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, जिसको आप आम उर्दू में ज़हनी तनाव कहते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इसकी वजूहत बयान करूँ कि हमारे कुरान करीम में ख़ुद कहा गया है कि इसमें नफ्स मुतमइन्ना, यानी आप हमेशा इत्मीनान मुतमईन रहिए, तो आप में कोई डिप्रेशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इतनी बड़ी बात हमको कुरान शरीफ से हमारे मज़हब में दी गई है, इस्लाम में, तो हम उसी को लेके चल सकते हैं और उस पर अमल करें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये चलते हैं, डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली, डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन में एक तो हमेशा आदमी उदास रहता है, हाँ, मुसलसिल जो है ना खामोश खामोश रहता है, और उसको हमेशा ये रहता है कि कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता उसको, चाहे डेली एक्टिविटीज़ हो, उसके स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडीज़ में हो, किसी में उसको दिल नहीं लगता, और वो खामोश खामोश रहता है, और अजीब गरीब किस्म के ख्यालात उसको आते रहते हैं, और एक किस्म की वीकनेस महसूस करता है, यानी उसमें सारी तवानाई ऐसा महसूस होता है कि ख़त्म हो चुकी है। और ये अगर अलामत किसी में पाई जाती हैं तो समझना कि ये डिप्रेशन की अलामत है, जिसको ज़हनी तनाव कहते हैं, और फ़ौरन से हरकत में आते हुए इस पे जो है ना जो भी तरीक़े हैं उसको इख्तियार करना चाहिए। ये जनरली अलामत है इसके जो है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिटेल हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी हाँ, इसके सिम्टम्स क्या हैं एक्चुअली। तो सिम्टम में सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा कि होपलेसनेस, हाँ, यानी किसी चीज़ से उम्मीद खत्म हो जाती है, नाउम्मीद हो जाते हैं आप, और कभी कभी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और कोई चीज़ में इंटरेस्ट होता नहीं, हमेशा एक उदास किस्म की तबीयत होती है, और ये लोगों से अलग थलग रहते हैं बिल्कुल, यानी किसी से मिक्सअप नहीं होते, हाँ, खास तौर पे इनकी खास बात ये होती है, और बात बात पे गुस्सा आ जाता है, इरिटेट होने लगते हैं। आप कोई अगर बात करें तो जो है ना एकदम इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा उनको, तो ये इरिटेशन भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट अलामत है। और सारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, खुशियाँ हैं, ये उससे अलग थलग हो जाते हैं, और अकेले तन्हाई में सुकून महसूस करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपके हॉबीज़ हो, चाहे स्टडीज़ हो, उसमें कोई दिलचस्पी इंटरेस्ट ये लोग इस किस्म के लोग नहीं दिखा पाते। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है ना इसके ये सिम्टम्स हैं जो है ना। और साथ साथ में कभी कभार क्या होता है, इंसोम्निया, यानी नींद में डिस्टर्बेंस होता है, अच्छा, नींद पूरी नहीं होती है, या तो इंसोम्निया हो जाता है, या तो फिर हद से ज़्यादा नींद आने लगती है, या नींद की कमी हो जाती है, या नींद आने लगती है। ये भी इसकी एक अहम अलामत है डिप्रेशन की। इंसोम्निया भी होती है, यानी मतलब है कि आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें गहरी नींद नहीं ली जा सकती, तो ये भी एक अहम अलामत है। अगर ये ऐसा महसूस करें तो आप फ़ौरन से जो है ना हरकत में आ सकते हैं। और उसके साथ साथ एनर्जी की कमी हो जाती है, अच्छा, यानी हमेशा आप थकन महसूस करते हैं, थकन महसूस करते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है,
या रेस्टलेसनेस, बेचैनी बढ़ जाती है, जी या फिर हर बात पे एजिटेट हो जाते हैं आप, जी एकदम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, जी तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अलामत है। जी उसके अलावा जो है ना क्या होता है कि आमतौर पे अपने आप को, फ़र्ज़ कीजिए आप माजी में किसी चीज़ में आप फेल हो गए, जी हाँ तो वो आपको जब फेलियर का जब भी एहसास होता है तो आप ये सोचते हैं कि अरे रे रे, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, अच्छा यानी अपने आप को आप ब्लेम करने लगते हैं, जी ना कि हालात को, ना कि कोई चीज़ को, बल्कि अपने आप को एक वर्थलेस फील करते हैं। जी अरे रे, शायद इसकी वजह से जो है ना मैं फेल हो गया हूँगा, जी यानी कोई वर्थ नहीं है मेरी, जी। कोई वैल्यू नहीं है मेरी, जी यानी कोई अहमियत ही नहीं है मेरी, इस केस से जो है ना मैं बिल्कुल नाकाम रहा हूँ, इस किस्म की होती है। और कभी कभी जो है ना ऐसा भी होता है कि मौत के ख्यालात आते हैं, अच्छा सुसाइड के ख्यालात भी आ जाते हैं जी। कभी कभी, तो ये यानी इंतहा थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ है, जी यानी जी के क्या फ़ायदा जी। है, इससे तो मौत अच्छी है। जी तो बार बार इस किस्म के ख्यालात जहन में आना शुरू होते हैं, जी तो ये भी जो है ना इसके अलामत हैं। और उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ फिजिकल और चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे बैक पेन शुरू हो जाता है आपको, अच्छा और हेडेक्स भी आता है, हेडेक जी। होता है, बैक पेन होता है, तो ये भी जो है ना कुछ फिजिकल अलामत भी हैं इसके डिप्रेशन की, हम जिसको कह सकते हैं, जी। है ना। और उसके अलावा जो है ना, अब ये तो थे इसके रीजंस है ना, जी अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इन्हें कितने किस्म की डिप्रेशन होता है, जी डिप्रेशन कितने किस्म का होता है। फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं नाजरीन क्लिनिकल डिप्रेशन, जी ये सब में सीवियर होता है, इसमें बाज़ाब्ता एक साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, उसके पास बाज़ाब्ता क्लिनिक में जाके एक उस पर डिस्कशन करना पड़ता है, आपको जी। काउंसलिंग की जाती है, और ये बहुत ही सीवियर किस्म का होता है, यानी ये डिसऑर्डर नंबर 1 इसको कह सकते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन इसको कहा जाता है, और फौरन से कंसल्ट करके इसको दूर करने की कोशिश की जाती है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा और एक होता है जिसमें PDD जिसको कहा जाता है, पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं जो है ना, जी ये जो है ना उतना सेवियर नहीं होता है, ये 2 साल तक आमतौर पर रहता है, जी। और इसमें जो है ना आपको जाके, इसमें भी जाके आपको कंसल्ट करना पड़ता है कोई साइकियाट्रिस्ट के पास, और वो सही मशवरा देता है, उस पर अमल होता है। और एक तीसरे किस्म का डिसऑर्डर भी होता है जिसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। मैंने मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, बहुत कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, जी पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है आपका, जी नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है जो है ना। और एक किस्म की एक बीमारी होती है नफ्सियाती, जिसको बाइपोलर डिजीज कहते हैं। बाइपोलर डिजीज में क्या होता है, इंसान का मूड चेंज होते रहता है, अच्छा अचानक चेंज हो जाता है, जी कभी वो खुशी का इजहार करता है, कब में वो गम में चले जाता है। जी तो इसको जो है ना, ये मशहूर एक जो है ना साइकोलॉजिकल बीमारी है, जी इसको बाइपोलर डिजीज कहते हैं। जी, कभी तो खुशी, हाँ, कभी कभी गम। खुशी गम, बिल्कुल उस तरह की कैफियत छा जाती है। जी तो ये है पार्किंसन डिजीज़ है। और उसके अलावा जो है ना और भी एक मर्ज होता है जैसे हाइपर थायराइड। जी थायराइड 2 किस्म के होते हैं, अच्छा तो हाइपर थायराइड में भी जब बढ़ जाता है तो इस किस्म की अलामत डिप्रेशन की जाहिर होना शुरू हो जाती है। यानी आमतौर पे जैसे कि आप जानते हैं, थायराइड जो मर्ज होता है, जो आजकल कॉमन हो चुका है, जी हाँ, बिल्कुल। नौजवानों में, लड़के सब में हो चुका है। तो थायराइड में क्या होता है, आपका मूड स्विंग होता रहता है, अच्छा मूड स्विंग होते रहता है, और उसकी खास अलामत है थायराइड की, हम कभी इंशाल्लाह तफसील से हम इस पर बात करेंगे। तो ये दूसरे किस्म के मेडिकल डिसऑर्डर की तरफ से भी डिप्रेशन की कैफियत आ जाती है। तो ये जो है ना इसके अलामत थे, और ये जो है ना सिम्टम्स अलामत थे, और इसके कितनी किस्म है हमने बात की इसके बारे में। नाज़रीन, आपने देखा कि हम अतराफ़ में जब हमारे घर के माहौल में या दोस्त अहबाब में या किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो कोई बच्चा हो या बच्ची हो या कोई शख्स हो या कोई लेडी हो जो हमसे अलग थलग हो जाती है, वो बात नहीं कर पाते, बात नहीं जोड़ दे पाते हैं, जहाँ भी रिलेशन बनाना भी नहीं चाहते। तो सर ये बताइए कि रिलेशनशिप में भी जो है आइसोलेट होना बहुत लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। अगर देखा जाए इसकी तफसीलात में जाए तो बड़ी तफसील है इसकी, यानी साइकोलॉजिकल कई किस्म की बीमारियां होती जी। हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जी जिसमें इंसान जो है ना किसी से मिलना पसंद नहीं करता। हाँ तो ऐसी ऐसी कुछ थोड़ी बहुत अलामत हैं, अगर हम इस पे नज़र रखें तो बराबर इसका सोल्यूशन ढूंढ के निकाल के उसका इलाज किया जा सकता है बर वक्त। और ये आदत कॉमन होती है, जी। क्योंकि बाद लोग सोशलाइज होना पसंद करते हैं, हाँ बाद लोग जो है ना सोशलाइज होना पसंद नहीं करते, बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। आप चाहे मिलो कुछ भी हो, खामोशी से आपसे हाथ मिलाएंगे, बैठ जी जाएंगे। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, बड़े फ्रेंडली होंगे, जी हाँ। बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेंगे आपसे, जी। डिस्कस करेंगे, वो करेंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म की, जी। एक तो इंसानी फितरत है, जी। और थोड़ी बहुत मेडिकल डिस्टर्बेंसेस है, माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स है, जी। या कभी कभी पर्सनल हालात ऐसे होते हैं, जी हाँ। तो वो जल्दी मिक्सअप नहीं होते और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा तफसील से जाके हुआ तो आप कोई साइकियाट्रिस्ट से मशवरा कर लें, जी। या फिर आप थ्रू गूगल के भी आप मालूम कर ले सकते हैं कि भी ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है क्या इसकी
रीज़न है। जी तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन है आजकल, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, इतने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, तो नेचुरली जहनी तनाव का बढ़ जाना भी उसी जीवन में बहुत वैसा अहमियत का हामिल है। ये चीज़ होती है। सर, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, जैसे कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है फेस करते रहते हैं, लेकिन कोई घर वाले हम पे आइडेंटिफाई नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही है। तो उसके लिए दोनों का रोल बहुत अहम होता है। जी आप जो है ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हाँ क्या वजह से, कौन जिम्मेदार है, कौन से एलिमेंट्स इसके जिम्मेदार है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसका मेरे ख्याल से सबसे में बेहतरीन इसका नुस्खा ये हो सकता है कि आप खुलकर डिस्कस कीजिए, हाँ ताकि उसके सोल्यूशन निकल आए। जी क्योंकि खामोश रहने से उसका कोई मसले का हल नहीं होता है। जी 1 से 2 आदमी के साथ जो आपके बहीखां हों, जो आपके सपोर्टर हों, हमदर्द हों, उनसे आप खुल के डिस्कस कीजिए, जी तो इसका ज़रूर सोल्यूशन निकलता है और आपको मेंटली तौर पे सुकून भी होता है। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अक्सर हम घरों में देखते हैं कि बाज़ तौर पर बच्चे जो है किनारा कश हो जाते हैं, बच्चे मिल नहीं पाते, बात नहीं करते और वो इजहार नहीं कर पाते, या कोई ऐसी जो बात उन्हें नागवार गुजरती है लेकिन वो घर वालों को नहीं बताते बल्कि दूसरे दोस्त अहबाब को बताते हैं। उनसे मालूम होता है कि भाई बच्चे के अंदर जो है ये शिकायत रही है और ये जो नाराज़गी रही है उसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरे जो है शिकायत करते हैं घर वालों से कि आप बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, रहनुमाई नहीं कर पाते, उनके लिए कोई मशवरे नहीं देते बल्कि उनके साथ दोस्ताना माहौल नहीं रखते। सर, हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के बच्चे हो, ज़्यादातर इनमें ये पाया जाता है, लेकिन सबसे अहम वजह बताइए कि ये उम्र क्या नफ्सियाती बीमारी की है? बीमारी तो हम नहीं कह सकते, इसकी एक अहम वजह मैं बताता हूँ आपको। जाना अक्सर आप देखे होंगे बच्चे अचानक खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, तो इसको सदमा, ट्रॉमा इंग्लिश में कहते हैं, सदमे से 2-4 हो जाते हैं। या तो उनके साथ कोई बिहेवियर गलत किया है, या कोई गलत बर्ताव किया है उनके साथ, या फिर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है जिसकी बिना पे लोग अचानक खामोश अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी हालत में फौरन पेरेंट्स का काम है कि फाइंड आउट करें, उनसे पूछे कि बेटा क्या बात है, ये ऐसी कैफियत क्यों पैदा होगी तुम्हें। तो आपको जो है ना खुल के नहीं बताएंगे वो, लेकिन माँ बाप हैं तो जरूर वो लोग बता देंगे कि हमारे साथ ये पेश हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई है, या पढ़ाई में मुश्किलात आ रही हैं, काफ़ी प्रेशर हो गया स्टडीज़ का, या कोई आपको टीचर मार रही है। तो ये जो भी रीज़न है ना, इसकी वजह से बच्चे सदमे से 2-4 हो जाते हैं। आमतौर पे सदमा बोलते हैं, ट्रॉमा इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी एक अहम रीज़न है, जो बच्चे सदमे के शिकार हो जाते हैं तो खामोश रहना शुरू कर देते हैं। जी सर, अब हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि इसके अहम वजूहात क्या हैं, ख़ास तौर पर किस उम्र में ज़्यादा ये होता है? जी हाँ, ख़ास तौर पे जो यंग एज होती है, स्टूडेंट्स हैं जी, जॉबलेस हैं जी, और उनको भी जॉब ना मिला हो जी, या फिर उससे पहले ही स्टडीज़ चल रही है, जी, तो अचानक डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी हाँ, तो उसकी कुछ अहम वजूहात हैं, मैं उससे बात करता हूँ। 2-4 अहम वजूहात हैं इसका जो है ना। पहले एक है जो है ना, हमारे दिमाग में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी जिसके से मैसेज ट्रांसफर होते रहते हैं दिमाग के अंदर। जी, तो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है जी, तो ये कैफियत पैदा हो जाती है। जी, मतलब ये बायोलॉजिकल है, यानी ये मेडिकल एक किस्म की आप बोल सकते हैं कि एक किस्म है जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंसिंग नहीं रहती है। यानी एक्चुअली जो मैसेज आपको जो पहुंचता है दिमाग से, उसमें कोई डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। तो पहली वजह इसकी, मेडिकेटेड भी हम मेडिकली इसको कह सकते हैं, तो ये न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं इसमें खलल पैदा हो जाता है। अच्छा। वो क्यों होता है वो उसका तो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट वो बताएगा आपको, लेकिन एक रीज़न, पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है ना। और दूसरा जो रीज़न है, हमारे पास दिमाग से कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स निकलते हैं। अच्छा। सीरोटिनिन कहते हैं और दूसरे को जो है ना डोपामाइन कहते हैं। अच्छा। डोपामाइन सीरोटिनिन में जब इम्बैलेंस हो जाता है, कमी बेशी हो जाती है, तो आप में डिप्रेशन की शिकायत भी पैदा हो जा सकती है। और क्यों होते हैं वो भी वो डॉक्टर आपको मेडिकल बताएगा। तो ये एक सेकंड रीजन है, इन दोनों एंजाइम्स की कमी बेशी से भी ये कैफियत आप में पैदा हो जाती है जाना। तीसरा, कभी कभी जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, खानदानी तौर पे भी बाज़ वक़्त ये चीज़ ट्रांसमिट होती है। अच्छा। खानदान में अगर किसी को रहा होगा तो कभी कभार जो है ना बच्चों में भी वो कैफियत आ जाती है जाना। और एक इसकी दूसरी चीज़ है कि मेडिकल कंडीशन में जो है ना, खास तौर पे डायबिटीज़, अगर शुगर के मरीज हैं या बीपी हैं, तो इसकी वजह से भी कभी कभी आदमी डिप्रेस हो जाता है। इसको मेडिकल कंडीशंस कहते हैं। तो ये मेन अहम 3-4 इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर्स है, रीजन से जिसके से ये कैफियत पैदा हो जाती है। सर, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो बीमारी हम कह भी सकते हैं या ना भी कह सकते हैं, तो एक मर्ज तो मुब्तला में हो जाता है कोई शख्स, तो ज़्यादा सोचना और नतीजे पे ना पहुंचना ही अफसरदगी है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स अफसरदगी कहते हैं ना। आप सोच रहे हैं ज़्यादा, हाँ, लेकिन उसका हल कोई निकल नहीं आ रहा है, सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा है। और दूसरे है कि आपको
फ्यूचर से जो है ना बिल्कुल अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत आपको पैदा हो जाती है। तो वहाँ से ये कैफियत शुरू ना हो जाती है, अरे क्या होता है, कल के दिन काम मिलता नहीं मिलता, कल जॉब मिलती नहीं मिलती मुझे, आज तो ठीक है, कल का क्या होगा। जो हद से ज़्यादा आप जब सोचना शुरू कर देते हैं तो इसकी अलामत यहाँ से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम बार बार मजहब का सहारा लेते हैं। हर मजहब में भी कहा जाता है कि आप हमेशा मुतमईन सेटिस्फाई रहिए, आप अननेसेसरी चीज़ों की ख्वाहिश मत करिए, जितनी आपकी लिमिट है उसी में रहे कि आप सोचिए करिए और हमेशा खुश रहिए, सेटिस्फाई रहिए, तो आप में ये चीज़ नहीं पैदा होगी, आप दूर रहेंगे इस किस्म के प्रॉब्लम से। तो हम अमल करें, बराबर इसका असर होगा। तो नाज़रीन, वजूहात कई हैं, अलामतें कई हैं, और सेहत के मामले में भी जो है बिगड़ते हुए हालात रहते हैं, उसमें भी हम जो है कई तरह के जो है मशवरे लेते हैं, इलाज भी कराते हैं, फिर उसके बाद भी नतीजा नहीं निकलता। लेकिन सर, एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर ज़हनी सुकून किसी को मैसर होना है तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, इसमें से देखिए, जैसा कि मैं बात अभी करने वाला था, आपने कह दिया है कि इसको जो है ना किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, कैसा कंट्रोल किया जा सकता है। आप जैसा इबादत कर रहे हैं, चाहे इसको मेडिटेशन कहें, चाहे आपको योगा कहें, चाहे इबादत करें, आपको खुद ब खुद एक किस्म की ज़हनी सुकून आपको मैसर आएगा और ये चीज़ों से आप निकलते चले। सब में बेस्ट तरीका, चाहे आप स्पिरिचुअल कहें इसको, मजहबी, जो भी हो सकता है, तो इससे आदमी में काफ़ी इत्मीनान पैदा होगा। क्योंकि जब वो खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू होगा तो खुद ब खुद जो है ना उसके जहन में एक किस्म का सुकून, इत्मीनान क़ल्ब उसको मैसर होगा। तो ये एक चीज़ है। और दूसरे ये कि आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, जिससे आपके दिमाग के जो एंजाइम्स हैं, जैसा अभी जो नाम लिया था मैं दोनों, वो रेगुलर तरीके से, वो नॉर्मल तरीके से वो खारिज होते रहेंगे, जिसकी वजह से आप में उम्मीदी ज़्यादा होंगी, नाउमीदी कम पैदा होगी। यानी हमेशा आप ऑलवेज यू विल बी पॉजिटिव थिंकर एंड ऑप्टिमिस्ट। यानी हमेशा निगेटिव पे नहीं जाएंगे आप, पॉजिटिव रहेंगे आप। तो पहली चीज़ की, जैसा कि बताया मैं, मेडिटेशन वगैरह जो करें आप, या योगा करें, चाहे इबादत करें, और दूसरे एक है आप रेगुलर एक्सरसाइज करें इसके लिए, ये एक तरीका जाना। और क्या है, और एक दूसरी अहम चीज़ जो आजकल बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, आपकी नींद डीप स्लीप होना चाहिए। नींद पूरी मिलना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं एडल्ट के लिए कम से कम 7 घंटे सोना जरूरी है। उससे कमी अगर जब आ जाती है तो इस किस्म के ख्यालात जहन में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है ना नींद मुकम्मल करें, और वो भी रात की नींद बहुत ही डीप जो है ना बहुत यूजफुल होती है। अल्लाह ताला रात को बनाया है हमको सोने के लिए, जिससे कई किस्म के केमिकल चेंजेस दिमाग में आते रहते हैं, जिसके से आदमी बहुत फ्रेश होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आजकल कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके इंसान सो नहीं पाता, रात में जगते हैं, या सोशल मीडिया यूज़ है, मोबाइल है, कई रीजन है जिसके से नींद में खलल होते रहता, बार बार डिस्टर्ब होते रहता। तो सब में इम्पॉर्टेंट चीज़, हर नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर एक के लिए मेरा मैसेज ये है कि रात की नींद को मुकम्मल गहरी नींद ले। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ करेंगे तो नींद तो गहरी आनी है। तो सेकंड ये कर सकते हैं आप जो है ना। और एक तरीका है कि डाइट, आपकी डाइट बहुत हेल्थी होना चाहिए। यानी जंक फूड, गंदे चीज़ें आपके जो है ना फुटपाथों के, बंडियों के, बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। यानी स्ट्रीट फूड, बिल्कुल स्ट्रीट फूड जो भी होती है, आप या तो कोई अच्छी सी होटल, या तो आप घर का खाना खाइए, होममेड खाइए, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि डाइट का बहुत अहम रोल होता है इसमें। आप डाइट सही खाइए, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। जब हेल्दी रहेंगे तो दिमाग भी आपका हेल्दी रहेगा। और दूसरे के बाद लोग को अल्कोहल की आदत होती है, तो वो भी जो है ना, जिसको हमारे पास मज़हब में हराम करार दिया गया है, उससे भी परहेज करें। और नशे की कोई लत है किसी को तो उससे भी दूर रहें। तो आप अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करें तो आपको दूर दूर तक डिप्रेशन का कोई पता नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं जो है ना। और दूसरे एक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा इसको, कि आप हमेशा ज़रा सा सोशलाइज रहें लोगों से। इन्हें मिलते जुलते रहें। ऐसे लोग जो आपसे हम ख्याल है, हम उम्र हैं, उनके करीब रहें, बात करें, उनसे कुछ स्पेंड टाइम करिए उनके साथ। यानी आप शेयर करिए अपने ख्याल को, तो कभी भी आप तन्हा महसूस नहीं करेंगे, ना आप में डिप्रेशन आएगा। ये बहुत अहम बात मैं कह रहा हूँ। सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को बनाया सोशलाइज, यानी ह्यूमन एनिमल है। ये अकेला नहीं रह सकता। बिल्कुल, अरस्तु बोला था कि ह्यूमन एनिमल मतलब है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको जो है ना सोशलाइज होना ज़रूरी है। तो आप अपने हम ख्याल लोगों से, अच्छे लोग जो हैं, अच्छे ख्यालात के, हम उम्र हैं, उनसे आप हमेशा करीब रहें। या चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, कोई हो, थोड़ा करीब रहें, कुछ टाइम स्पेंड करें उनके साथ। तो ये भी बहुत अहम उनसर है इसका एलिमेंट, जिससे आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं।
यकीनन इन बातों से आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। अगर आप घर का खाना खाते हैं तो सेहत का ख़जाना बन जाता है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमतें हैं। लेकिन हम इसके बावजूद भी जो है हम रंगारंगी तकरीब को जो है तरजीह देते हैं, बाहर की दुनिया को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो उन लोगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल बनाते हैं, जिनको हम जो है जानते भी नहीं। सर, मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसा कि एक मिसाल आपके सामने पेश करूँगा, उसका खुलासा भी आप कर सकते हैं। चिराग तले अंधेरा है, तो दुनिया दिखती है चिराग की रोशनी की तरह, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बिल्कुल, ज़ाहिरी तौर पे वो तो बड़ा बहाल आपको देखेगा, जी हाँ, बड़ा ही बहाल और बहुत ही देखेगा, लेकिन इंटरनली मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, यानी आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे उसके। नहीं मिलेंगे। आप अगर जाते हैं कुछ देर के लिए, करीब जाते हैं, तो आपको देखेगा ये तो भला चंगा आदमी है, हंसता बोलता आदमी है। हाँ, लेकिन आप किसी के चेहरे से, किसी की चंद मिनट की दोस्ती से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये शख्स जो है ना बिल्कुल सेटिस्फाई आदमी है, वेरी हैप्पी, जिंदगी सुकून से पुरसुकून गुजार रहा है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते आप, है ना, क्योंकि दिल की कैफियत, दिमाग की कैफियत अलग होती है। तो ये एक अलग मसला है और इससे जो है ना आपको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। सर, जब पहचानने की बात आती है तो मैं अब जो असल मौजू पे आऊँगा, जैसे कि अफसरदगी, डिप्रेशन का शिकार अगर खुद हो जाए तो उसका हम कैसे जो है इजहार करें, कैसे हम जो है उसको क्लियर करें? एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह पहले आपके जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, लव वंस है, उनसे शेयर करें अपनी चीज़। अच्छा, आप उसको छुपा के सीक्रेट मत रखें अंदर सीने में अपने, जी, उसको शेयर कर दीजिए, आधा मसला हल होगा। हाँ, उसको दबा के मत रखिए कोई ऐसी बात को जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको खतरा महसूस हो रहा है, जिससे आप डर खौफ में मुब्तला हैं, उसको पहले एक्सप्रेस कर दीजिए। जी, अपने जो हमदर्द हैं उनके सामने एक्सप्रेस कर दीजिए, आप दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। पहली चीज है ये बहुत अहम चीज इसमें पाई जाती है। उसके बाद फिर जो भी मैं कह रहा हूँ दूसरे चीजें हैं, उस पर थोड़ा अमल करिए, खत्म हो जाएगी बीमार। कुछ इवन आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं, यानी इजहार से जो अफसरदगी का खात्मा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। खुल के बात करिए, हर एक से खुल के मिले जुलिए, हंसिए बोलिए करिए, और अपने जो हमदर्द लोग हैं उनसे जो है ना डिस्कस करिए बातें, तो बिल्कुल आपको रिलैक्स हो जाएगा, आपको सारा बोझ आपका जहन से उतर जाएगा। ये साइकोलॉजिकल है ये चीज़। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात आपके सामने और उसके जवाबात आपके सामने, फिर अलामतें, वजूहात, फिर और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं ख़ुद के और ख़ुद के हालात को और घर के माहौल को, और अपने रिलेशंस को भी कैसा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करें। और हम लास्ट सेक्शन में बात करेंगे इंग्लिश इम्प्रूव के लिए जो हमारा जो कंटिन्यूस है उसके बारे में बताएं सर आप। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमने टेंसेस के बारे में डिस्कस किया था और हम प्रेजेंट के 4 टेंसेस हम खत्म कर दिए थे हमारे लास्ट सेशन में, और हम और एक आते हैं पास्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट के तो 4 हो गए थे। पास्ट टेंस सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, पास्ट टेंस का पहला टेंस है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत आसान स्ट्रक्चर है इसका। यानी हम इसके साथ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी सब के साथ V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, चाहे नंबर्स कितने भी रहते हो, बहुत ईजी है सब के साथ। और अगर निगेटिव बनाना हो इसको तो डिड नॉट लगाते हैं इसको, और क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए और आप जो सब्जेक्ट है उसको बाद में कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल डिड आई राइट एग्जाम, ठीक है, तो डिड जो होता है हेल्पिंग वर्ब उसको पहले करिए और सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए और क्वेश्चन बन जाएगा। निगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं इसको, इस सब के साथ वही आता है। और जहाँ तक इसके यूसेज का ताल्लुक है, यूसेज इसके 2 इंपॉर्टेंट यूसेज हैं सिंपल पास्ट टेंस के या पास्ट इंडेफिनिट के। पहला टेंस आपके पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में आपके हैबिट हुआ करते थे, अब नहीं है, तो अगर उसको आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वॉक 2 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज यंग, यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात है। आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज डेली, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस आप यूज करते हैं। और दूसरा इसका अहम यूज इस्तेमाल ये है कि पास्ट एक्शन चाहे करीबी हो चाहे बहुत दूर की हो, उसके लिए हम जो है ना सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसा कि अभी जो है ना वी डिस्कस अबाउट डिप्रेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट डिप्रेशन एंड सिम्टम्स, तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पास्ट में चाहे वो पास्ट करीब का हो दूर का हो, तो पास्ट एक्शन के लिए वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम दूसरे टेंसेस पे बात करते हैं। तो नाजरीन, इसके बारे में कुछ कमेंट्स करिए, आपको कोई डाउट है तो बराबर सवालात कर सकते हैं, इसके जवाब जो है ना मैं ज़रूर दूंगा, आप है ना हमेशा मोस्ट वेलकम है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत जैसे कि हमने मुख्तलिफ सवालात भी किए हैं, लेकिन आपके सवालात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि आप जो जानना चाहते हैं या कुछ आप जो समझना चाहते हैं या कुछ जानकारी आप तक पहुंचाना है हमें, तो आप सवालात करें, उसी पे हम प्रोग्राम करेंगे। फिर आपके सामने जो है उन सवालात के हवालों से जो है वो मशवरे देंगे आपको, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और इन हालात में आप कैसे अपने आप को बेहतर बना के आगे ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं।
فی الحال محمد منیر کو اور ماہر شخصیت سعد محمد صدیق سر کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں سیاسی ٹیوٹر پروگرام سیاست کیریئر گائیڈنس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.